हमारा जो शीत युद्ध का दौर, इसमें शुरुआत में ये हुआ था जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, उस समय का है। तो में शीत युद्ध का दौर एक जो चैप्टर है आपका, वो आपने अपनी कॉपी में ऑलरेडी कर रखा है। उसका रिवाइज आज करवा रहा हूँ मैं आपको कि शीत युद्ध होता क्या है, यानी कि कोल्ड वार। ठीक है, कोल्ड वार यानी कि एक वैचारिक युद्ध था दो महाशक्तियों के बीच। यानी कि बेटा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। शीत युद्ध का अर्थ है कि बिना किसी हथियार के आपस में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेटा, जब विश्व जो है दो ध्रुवों में बंट गया, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अब सोवियत संघ और अमेरिका की आपस में जो प्रतिद्वंदिता थी, वही शीत युद्ध का कारण बनी। अब ये देश दोनों के पास, दोनों शक्तिशाली देश थे, दोनों के पास परमाणु हथियार थे। इसलिए जो है आमने सामने की लड़ाई से जो है दोनों को एक दूसरे से भय था, क्योंकि जब दोनों व्यक्ति बराबर ताकत के हो जाते हैं तो दोनों को जो है वो रहता है, आपस में उम्मीद रहती है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नुकसान हो। दोनों अपने अपने नुकसान की बात करते हैं। इसलिए जो है शीत युद्ध की शुरुआत इनके बीच हुई। शीत युद्ध जो है एक वैचारिक युद्ध था। इसमें जो है अपने शत्रु को नीचा दिखाना और मित्रों की खोज की जाती थी। इसमें दोनों महाशक्तियां, यानी कि सोवियत संघ भी और अमेरिका भी, एक दूसरे के विरुद्ध नित विचारों का सहारा लेती थी। ठीक, एक दूसरे को जो है कूटनीतिक रूप से जो है, ठीक है, इस तरह से जो है दोनों एक दूसरे को विश्व मंच पे जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। यानी कि सोवियत संघ चाहता था कि विश्व के जो है ज्यादा से ज्यादा देश उसके साथ जुड़े, और अमेरिका चाहता था कि विश्व के अधिक से अधिक देश उसके साथ जुड़े। क्यों? क्योंकि अमेरिका, अब देखो, हम दोनों इसीलिए जो है जिसके साथ जितने ज्यादा देश होंगे उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी, समर्थन मिलेगा। ये दोनों की विचारधारा थी। ठीक, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का था, जबकि रूस जो सोवियत संघ है, रूस तो खैर अब है, सोवियत संघ जो है वो है साम्यवादी विचारधारा। ठीक है बेटा, तो शीत युद्ध जो है ये एक वैचारिक युद्ध है। इसमें जो है दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कूटनीतिक विचारों का सहारा लेती है। इसमें जो है मित्रों की खोज और शत्रुओं को अकेला करने का तत्व नहीं। ठीक है? फिर बात आती है, अब युद्ध की बात आती है तो यहाँ पे हथियारों की बात भी आती है। तो लोग कहते हैं कि भाई शीत युद्ध के कारण जो है या तो हथियार बनाए गए हैं ज्यादा, या उनका नियंत्रण हुआ है। ये क्या है, या दोनों प्रक्रियाएं हुई है। वास्तव में जो है ये शीत युद्ध के कारण जो है हथियारों पे नियंत्रण भी हुआ है और उनकी होड़ भी लगी है। ये दोनों प्रक्रियाएं पैदा हुई, यानी हथियारों की होड़, होड़ मीन्स कॉम्पिटिशन। दोनों महाशक्तियां, यानी पूंजीवादी गुट अमेरिका वाला और साम्यवादी गुट सोवियत संघ, दोनों ही एक दूसरे पर जो है अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करने लगे, हथियारों को गिरा बढ़ाने लगे, ज्यादा से ज्यादा हथियारों का उत्पादन करने लगे। ठीक, जिस कारण जो है विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। भाई जब दोनों ने अपना दबदबा कोई बनाना चाहेगा तो अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है सोवियत संघ ने भी जो है अधिक से अधिक हथियार बनाने शुरू कर दिए, अमेरिका ने भी बनाने शुरू कर दिए। इससे दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन, होड़ हो गई हथियारों की बनाने की, होड़। ठीक, अब हथियारों पर नियंत्रण कैसे हुआ कि दोनों गुट जो है ये भी अनुभव करते थे कि अगर युद्ध होता है तो दोनों को हानि होगी। ठीक, आमने सामने का युद्ध होगा तो दोनों को हानि हो जाएगी, और दोनों में से कोई भी विश्व विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार है। और परमाणु हमले की जो त्रासदी है, वो अमेरिका ने जब जापान पे परमाणु बम गिराए, तो उस समय सब लोगों ने, पूरे विश्व ने देख लिया था कि ये परमाणु युद्ध जो है मानवता के लिए खतरा है। इसलिए जो है हथियारों की होड़ भी हुई, दोनों जो है हथियार जखीरा बढ़ाने लगे अपना। सोवियत संघ ने अधिक से अधिक हथियार बनाने शुरू कर दिया, अमेरिका ने भी कर दिया, तो दोनों में कंपटीशन हो गया। लेकिन नियंत्रण क्यों हुआ कि भाई अगर आमने सामने की लड़ाई होती है, दोनों महाशक्तियां जो है आमने सामने लड़ने से इसलिए कतरा रही हैं कि दोनों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार है। सोवियत संघ भी परमाणु हमला करेगा तो अमेरिका भी करेगा। अब परमाणु हमले की जो विध्वंसता है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान के ऊपर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराए,
तो उसमें मेरे पूरे विश्व ने देखा कि इससे तो पूरी मानवता ही खतरे में पड़ जाएगी। ठीक। फिर बात आती है यहाँ पे, जब युद्ध की बात आती है तो फिर गठबंधन की बात भी आती है, समझौतों की बात आती है, एग्रीमेंट की। तो जो महाशक्तियां थी वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती होंगी? यानी कि अब मैं बड़ा देश हूँ, मैं छोटे छोटे देशों के साथ जो एग्रीमेंट कर रहा हूँ, क्यों? ताकि मैं जो भी हथियार बना रहा हूँ वो छोटे देशों को बेचूंगा, उससे मुझे आर्थिक फायदा होगा। जो मेरे यहाँ हथियार बन रहे हैं, मैं हथियार बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा। मेरा एग्रीमेंट हो गया सबके साथ, देश जितने भी देश हैं या 5-7 देश जो भी है मेरे, उनके साथ मैंने एग्रीमेंट कर दिया कि ठीक है भाई, जो भी मैं हथियार बनाऊंगा आप मेरे से खरीदेंगे। तो मैं हथियार बना रहा हूँ, हथियार भी मैं बेच रहा हूँ। दूसरा, मैंने उससे एग्रीमेंट कर दिया कि भाई तुम्हारे यहाँ जो है मैं अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता हूँ। माना, अब छोटी सी बात है, अमेरिका को अगर चाइना पे अटैक करना होगा तो वो कम से कम भारत को बोलेगा कि भाई, मतलब भारत तो खैर एक काफी बड़ी ताकत है, लेकिन माना अगर ऐसी बात होती, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि भाई अपनी जमीन मुझे चाहिए, मैं यहाँ से जो है अटैक करूंगा या यहाँ पे अपनी सेना रखना चाहता हूँ और तुम्हें भी जो है मदद करूंगा। इस तरह के जो एग्रीमेंट होते थे कि भाई दूसरे की जमीन पे जो है अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना, ताकि जो है दूसरे देशों से नजदीक आ सके। जिन देशों से हम हमला करने में हम दूर है, अगर मेरा अड्डा जो है कहीं बीच में बन जाएगा तो मैं नजदीक आ जाऊंगा उसके, तो अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए। ठीक। अब जब सैनिक गठबंधन होता था तो उस समय जो है भय व्याप्त था, चारों तरफ युद्ध का माहौल होता था, तो छोटे देश जो है मजबूरी में बड़े देशों की शर्तें उनको माननी पड़ती थी। अब वो बड़े देश जो क्या करते थे, ये महाशक्तियां छोटे देशों में अपनी सेना भेज देती थी कि जाओ कोई बात नहीं, वहाँ पे शांति व्यवस्था होनी चाहिए, मैं हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर कोई बाहर का तुम्हारे पर आक्रमण करेगा। अब सेना वहाँ भेज दी अपनी, तो उस सेना का खर्चा कौन उठाता था? वो छोटा देश उठाता था जिसके साथ वो एग्रीमेंट था। तो उससे क्या होता था, महाशक्तियों पे दबाव कम पड़ता था, आर्थिक दबाव में। छोटी सी बात है, हथियार बना रहा हूं मैं, 3 कारण हो गए समझौता करने के छोटे देशों के साथ। जो महाशक्तियां थी छोटे देशों के साथ क्यों करती थी गठबंधन? ताकि अपने बनाए हुए हथियार उनको बेच सके, उनके देश में अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर सके। अब अपनी सेना को जो महाशक्तियां जो है उन देशों में रखती थी, तो उनका खर्चा भी जो है उन्हीं देशों को देना पड़ता था। इससे महाशक्तियों के पैसे भी बचते थे, आर्थिक रूप से जो है उनका आर्थिक दबाव जो है उन पे कम पड़ता था। ठीक। ये होगी कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती। फिर बात आती है फिर गुटनिरपेक्ष देश वाली बात आती है। अब तो यहाँ पे जब दो दो ध्रुवों वाली बात आती है, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट, तो फिर एक बात आती है गुटनिरपेक्षता की। गुटनिरपेक्षता मीन्स किसी भी पक्ष में शामिल ना होना, ना अमेरिकी पक्ष में शामिल होना, ना सोवियत पक्ष में शामिल होना, ना पूंजीवादी गुट के साथ जाना, ना साम्यवादी गुट के साथ जाना, अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। अब गुटनिरपेक्ष देशों को जो है तीसरी दुनिया के देशों ने एक विकल्प समझा। तीसरी दुनिया के देश कौन? जो अल्प विकसित देश है, गरीब पिछड़ेपन का जो शिकार है, उन देशों ने एक विकल्प समझा। क्या समझा? कि अगर हम अमेरिका के गुट में, साम्यवादी गुट में शामिल होते हैं तो हम पूंजीवादी गुट, हमें जो है कोई मदद नहीं करेगा। यानी कि अगर हम सोवियत संघ के साथ जाते हैं तो अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा, और अमेरिका के साथ जाते हैं तो सोवियत संघ साथ नहीं देगा। अब ये देश ये चाहते थे कि दोनों जगह से मदद मिले, इसलिए उन्होंने जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। निरपेक्ष मीन्स किसी भी पक्ष में नहीं। अब होता है ना, एक एग्जाम्पल के लिए, हमारे अगर दो मित्रों की लड़ाई होती है, हम दोनों खास दोस्त हैं या दोनों मित्र हैं मेरे, अगर उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है तो मैं किसकी तरफ से लड़ूंगा? मैं तो ये बोलूंगा भाई तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, न तो मैं इसकी तरफ से लड़ूंगा ना इसकी तरफ से, क्या करूंगा? बीच बचाव करूंगा। गुट निरपेक्ष यानी मैं ना तो तेरे फेवर में हूँ ना इसके फेवर में हूँ, मैं क्या हूँ? तुम दोनों के बीच में भाई तटस्थ हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, तो तब मेरी उन दोनों से अच्छी रहेगी। अगर मैं दोनों लड़ रहे में एक का साथ दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का साथ दूंगा दूसरा नाराज हो जाएगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तटस्थ। भाई मेरे लिए दोनों बराबर हो भाई, तभी वो दोनों मेरे दोनों के साथ मेरी अच्छी रहेगी, चाहे उन दोनों की आपस में लड़ाई हो। तो ये चीजें जो है गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत आती है। फिर क्या था? गुटनिरपेक्षता को जो है दोनों महाशक्तियों द्वारा मान्यता दी गई। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है प्रारंभ शीत युद्ध के राजनीति के कारण हो, यानी कि जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो इससे गुटनिरपेक्षता आई, क्योंकि शीत युद्ध के कारण दो गुट बन गए, अमेरिकी गुट और सोवियत संघ। तो
तीसरा गुट कौन सा बना था? गुट निरपेक्ष। देशों ने सोचा कि अगर भाई हम ऐसा करेंगे हम तो पिछड़ जाएंगे, हमारी मदद कौन करेगा, क्योंकि ये देश जो है अब विदेशी आर्थिक सहायता पे जो है काफी निर्भर होते हैं। तो धीरे धीरे जो है दोनों महाशक्तियों ने इनको मान्यता देना प्रारंभ कर दिया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संघर्ष की स्थिति को समाप्त करना। अब कैसे हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जो गुटनिरपेक्ष देशों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय तनाव को जो है कम करने में भी अपनी भूमिका निभाई। कैसे निभाई? क्योंकि गुटनिरपेक्षता के प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संकट समाप्त हो गए या फिर उनका समाधान भी हो गया। ठीक। फिर गुटनिरपेक्ष देशों ने जो है महाशक्तियों को जो है उस रास्ते से हटा दिया जिनके चलते जो है उनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की जो उम्मीद थी, यानी कि प्रत्यक्ष संघर्ष की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हो सकती थी, यानी काफी मदद पहुंचाई गुटनिरपेक्ष देशों ने भी। ठीक है बेटा। फिर शीत युद्ध को उसकी स्थिति को कम किया। इसके अलावा निशस्त्रीकरण मीन्स जो घातक श्रेणी के हथियार है उनका निर्माण नहीं करने से संबंधित है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जो है गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या किया है, निशस्त्रीकरण को अपनाने पे बल दिया है, जिससे जो है प्रत्येक दिशा में सार्थक प्रगति हुई है। ठीक। गुटनिरपेक्ष देशों ने जो है आणविक यानी कि जो परमाणु हथियार है उन पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे हैं वो जो है काफी कारगर सिद्ध हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई घातक श्रेणी यानी कि जो परमाणु हथियारों का विकास है इसको नहीं किया जाना चाहिए। फिर पराधीन जो देश थे उनकी स्वतंत्रता के लिए भी प्रयास किए इन्होंने। फिर जो है इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि बहुत जरूरी था, क्योंकि जब विनाश देखा लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में तो लोगों को लगा कि भाई वास्तव में जो अगर ये स्थिति रही तो ये तो संसार समाप्त हो जाएगा। तो एक ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ी तब कि जो इन युद्धों के खतरों को रोक सके। तो उसी के लिए जो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है बेटा। तो फिर बात आती है शीत युद्ध की, तो हो गई। अब शीत युद्ध मैंने पहले ही बोल दिया था, शीत युद्ध जो है ऐसा ऐसी स्थिति थी कि जिसमें युद्ध तो किसी भी क्षेत्र में नहीं था, किंतु हर समय युद्ध की स्थिति बनी हुई रहती थी। ठीक। दोनों सोवियत संघ जो है, सोवियत गुट और अमेरिकी गुट, दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या थे, शत्रुता का विचार रखते थे। ये जो है मनोवैज्ञानिक युद्ध था, एक कूटनीतिक युद्ध था, जिसमें जो है दोनों एक दूसरे को निरंतर नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। अब शीत युद्ध के लक्षण, क्या लक्षण थे जी शीत युद्ध के? तो शीत युद्ध जो है सबसे पहला लक्षण तो यही था कि एक ऐसा संघर्ष था कि जो सोवियत और अमेरिका के बीच था। ठीक। शीत युद्ध जो है प्रचार के माध्यम से जो है एक वाक युद्ध के रूप में जो है विश्व राजनीति में व्याप्त हो चुका था। तीसरा है कि दोनों महाशक्तियां जो है प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप, गुप्तचरी, कई तरह के संगठनों का, सैनिक संगठनों का निर्माण करती रहती थी। ऐसा करके जो है दोनों महाशक्तियां अपनी शक्तियों को मजबूत कर रही थी। अनेक सैनिक गठबंधन, रूस ने नाटो बनाया, किसी ने इधर रूस ने जो है सॉरी हम इधर नाटो की स्थापना की गई, उधर जो है वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई। तो इस तरह से जो है नाटो 1949 में और वार्सा पैक्ट 1955, वार्सो पोलैंड की राजधानी है वार्सो। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है दोनों महाशक्तियों के विश्व में जो है लक्षण क्या था, तनाव की स्थिति थी, जिसके कारण कभी भी युद्ध भड़क सकता था, युद्ध जैसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती थी। तो इसी को जो है शीत युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है बेटा। तो इसकी प्रकृति ये थी कि शीत युद्ध जो है एक ऐसी स्थिति थी कि इससे जो है युद्ध किसी भी समय भड़क सकता था। दोनों जो है शीत युद्ध के समय जो है सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों बड़े देश जो है आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंधों को प्रमुखता दिए हुए थे, यानी कि उनमें जो है शत्रुता के भाव बार बार उभर के आते थे। एक दूसरे को जो है कूटनीतिक विचारों के माध्यम से भी जो है वो परास्त करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक। फिर दोनों देश जो है, इसका एक प्रकृति ये भी थी कि दोनों जो है आप आमने सामने की लड़ाई के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि अगर युद्ध की स्थिति, प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति होती है तो दोनों में से जो है विश्व विजेता बनना जो है किसी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार है। इसलिए जो है दोनों आमने सामने के युद्ध से भी के लिए भी तैयार नहीं थे। ठीक है। फिर दोनों देश जो है अपने अपने प्रभावों को बढ़ाने के लिए जो है कई तरह के जो है सिद्धांत और विचारधाराओं का पालन करते थे, मतलब विचारधाराओं का जो
उनको उनकी विचारधाराएं थी, उन लोगों को उनसे अवगत कराते थे, प्रचार करवाते थे एक दूसरे के विरुद्ध। ठीक। फिर ये विश्व के निर्बल देशों को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करते थे? आर्थिक सहायता देते थे। मैंने बोला ना कि जो देश हैं उन्होंने गुटनिरपेक्षता इसीलिए अपनाई कि ताकि दोनों देशों से क्या कर सके, सहायता प्राप्त कर सके। ठीक है। फिर अब है बेटा शीत युद्ध के कारण। अब शीत युद्ध की शुरुआत क्यों हुई? सबसे पहले तो ये हुई कि दोनों को यह आभास हो गया कि भाई अब जब दोनों के पास घातक श्रेणी के हथियार है तो दोनों जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है आमने सामने लड़ युद्ध से जो है कतराने लगे। दोनों को नुकसान की आशंका दोनों को बराबर रह गई। दूसरा है कि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो परमाणु बम के आविष्कार का प्रचार प्रसार है ये भी जो है शीत युद्ध का एक कारण बना। क्योंकि इस तरह कहने का मतलब था कि अमेरिका ने जो ऐसा कहा जाता है कि परमाणु बम ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी का ही सर्वनाश नहीं किया बल्कि मित्र राष्ट्रों के हृदय में भी क्या कर दिया, भय की स्थिति उत्पन्न। फिर अमेरिका में जो है परमाणु बम बनाने का काम तो बहुत पहले से ही चल रहा था और वैसे जैसे ही जो है अमेरिका ने इस काम में ब्रिटेन को शामिल कर लिया और सोवियत संघ को जो है इससे अनजान रखा। अब सोवियत संघ को जब इस बात का पता चला तो इससे उनके संबंध और खराब हो गए, इससे जो है शीत युद्ध की स्थिति जो है और विकट हो गई। ठीक। दूसरा, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना करना, आलोचना तो होती है जब एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है, तो इस तरह से जो है ये भी शीत युद्ध का कारण बने। फिर जो है सोवियत संघ द्वारा पश्चिमी नीति का विरोध किया गया। पश्चिमी मीन्स वेस्टर्न जो कल्चर है। एक मिनट है। तो ठीक, इसके बाद बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, कि भाई जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल है इसका इसका इस पर जो है शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। अब इससे क्या हुआ बेटा, सबसे पहला प्रभाव, इससे जो है विश्व राजनीति जो है ध्रुवीकरण हो गया, यानी कि दो भागों में बट गई, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत गुट। ठीक है बेटा, इसको जो है ध्रुवीकरण, ध्रुव मीन्स दो साइड, पोल, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिण, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये दो पक्ष हो गए, मतलब दो भागों में बट गए। फिर दूसरा इसका प्रभाव क्या पड़ा, इससे जो है परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के जो है संबंध इतने खराब हो गए कि इससे जो है कभी भी युद्ध भड़कने की स्थिति आ सकती थी। और दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार है तो इससे जो है परमाणु युद्ध की आशंका भी इस विश्व में बढ़ गई। तीसरे विश्व युद्ध की जो है बात शुरू हो गई, मतलब ऐसा आशंका बढ़ गई कि भाई युद्ध होगा तो सीधे जो है परमाणु हमले होंगे और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर शस्त्रीकरण, लगातार जो है हथियार बनाए जाने लगे, घातक श्रेणी के हथियारों का निर्माण भी किया जाने लगा, क्योंकि युद्ध की आशंका, आणविक युद्ध की आशंका बढ़ गई तो प्रत्येक ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है अधिक से अधिक हथियार बनाने शुरू कर दिए। इससे जो है निशस्त्रीकरण को जो है बड़ा धक्का लगा। निशस्त्रीकरण मीन्स हथियार, घातक श्रेणी के हथियारों का निर्माण नहीं करना है, लेकिन इस नीति को जो है बड़ा आघात लगा। फिर अविश्वास बढ़ गया विश्व में, जो है आतंक और अविश्वास, आतंक मीन्स डर, भय उत्पन्न हो गया पूरे विश्व में कि भाई अब क्या होगा कि अगर युद्ध भड़केगा तो इसमें जो है बड़ा नुकसान होने की उम्मीद हो गई। इसलिए जो है विश्व में जो है अविश्वास और आतंक की जो है ये मात्रा बढ़ गई, यानी कि आतंक, यानी लोग डरने लगे, विश्व में भय उत्पन्न हो गया। ठीक है बेटा। फिर सैनिक गठबंधन और फिर सैनिक संधियों का निर्माण हुआ, कई सारे सैनिक गठबंधन, जिस समय जो है अनेक प्रकार के सैनिक गठबंधनों का जन्म हुआ, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है फिर अगला प्रभाव क्या पड़ा कि जो है मानव कल्याण की जो बात है यहाँ पे जो है उसको किसी ने नहीं सोचा, सबने जो है युद्ध पे, सबका ध्यान कहाँ रह गया, युद्ध जीतने पे, हथियार बनाने पे, इस तरह से जो है, लेकिन जन कल्याण की जो भावना थी उसको सबने पीछे छोड़ दिया। ठीक है बेटा। फिर सैनिकों की संख्या में वृद्धि, सबने जो है अपने अपने सैनिकों की संख्या में जो है वृद्धि करनी शुरू कर दी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो अंतर, अब सैनिकों की संख्या में वृद्धि, हथियारों का निर्माण, युद्ध की आशंका, ये क्या है, विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अगले पीरियड में अभी मैं आपको लिंक भेजता हूँ।